Hello, welcome back. Today we are going to discuss chapter number 12 from the ninth class science in the English medium. Our today's chapter is chapter number 12, that is the sound. And इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल करवाऊंगा ताकि आपको कॉमनली भी ये समझ आ सके। तो साउंड के बारे में करेंगे जिसको हम ध्वनि कहते हैं। शुरू करते हैं बिना डिले किए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, एवरी डे वी हेयर साउंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, बेल, मशीन, व्हीकल, टेलीविज़न, रेडियो। कई तरह के हमें साउंड सुनाई देते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, पंछी चहचहाते हैं, घंटी बजती हैं, मशीनें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, टेलीविज़न का, रेडियो का। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है। डैट गिव अस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग टू आवर ईयर, जो हमारे कानों को एक्टिवेट करता है, हमें सुनता है। तो इट इज़ सिंपली कॉल्ड द साउंड। साउंड के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए वी विल ट्राई एन एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, यू शुड टेक ए ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक एक मेटल का अपरेटस होता है, यू शेप, और इसको हम कहीं मारेंगे वुड के ऊपर या मेटल के ऊपर, तो ये वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने थ्रेड के साथ एक टेबल टेनिस बॉल रखी है, तो जब इसके सामने रखेंगे, इसको थोड़ा टच करेंगे तो टक की आवाज़ आएगी। इसका जो साउंड इधर जाएगा और ये साउंड के साथ ये डिस्प्लेस भी हो जाएगा। सो वाइब्रेटिंग जो ट्यूनिंग फॉक है, जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल, जब थोड़ा टच करेगा तो आवाज़ आएगी टक की, और इसको डिस्प्लेस भी करेगा। इन दिस वे वी कैन डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। और सेकंड एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, ट्यूनिंग फॉक लेना है और उसमें आपने पानी का गिलास लेना है। प्लास्टिक का गिलास ले सकते हो, ग्लास या शीशे का ले सकते हो। इसमें आपने ट्यूनिंग फॉक को कहीं सरफेस के ऊपर टच करना है और उसकी जो फ्रॉन्ग्स हैं उसको पानी में डिप करना है, तो आपको यहाँ वाइब्रेशंस पानी में नज़र आएंगी। ठीक है, और इस कंडीशन में भी रखोगे, इसमें भी आपको नज़र आएंगी, जो साउंड की वाइब्रेशंस है वो पानी में ट्रांसमिट हो जाएंगी। सो फ्रॉम अबव एक्टिविटीज़, जो आपको दोनों एक्टिविटी अभी आपने देखी हैं, इससे आपको क्या क्लियर होता है, डैट इज़ वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉक, और वी कैन आल्सो प्रोड्यूस अ साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ट्यूनिंग फॉक को हमने स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस किया, और ये साउंड हम किसी चीज़ को तोड़ने से, स्क्रैच करने से, रब करने से और ब्लो करने से, हवा से और शेक करने से भी कर सकते हैं। सो इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, डैट इज़ वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के टच में लाते हैं और साउंड आता है। सो वाइब्रेशन मीन द काइंड ऑफ रैपिड to and fro movement of the object. The sound of the human voice is produced due to the vibration in the vocal cord. When the bird flap its wing, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying a V is produced. The scratching rubber band when plucked the vibrate and produce sound. If you have never done this, देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशन। तो आप वेरियस जो यहाँ एग्जांपल बताई हैं, इससे कर सकते हैं कि पंछी जब अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं तो कुछ आवाज़ निकलती है, ऑब्वियसली निकलेगी, और जितने बड़े विंग्स होंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। और हनी बी का बजिंग साउंड, इससे भी हमें पता चलता है। तो इन दिस वे साउंड का हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन जैसे हमारी वोकल कॉर्ड की आवाज़ निकल रही है ध्वनि यंत्र से, हमारे लेरिंग से, और मुंह से हवा के रास्ते बाहर आ रही है, हवा में वाइब्रेशन जा रही है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, आगे पीछे पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं और साउंड जो है ट्रैवल करता है। आगे हम बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड। अब साउंड जो प्रोड्यूस हो गया वो आगे चलता जाता है। ठीक है जी, साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है हमेशा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड जो मीडियम फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू लिसनर जाता रहता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में।
or the particle do not travel all the way from the vibrating to air. A particle or medium in contact with the vibrating object is the first displaced from its equilibrium. Then it exerts a force to adjacent particle. As a result, the adjacent particle gets displaced from its position. After displacing the adjacent particle, the first particle come back to original position. The process continue, ठीक है, in the medium till the sound reaches our ear. कहने की क्या बात है, जो डिस्टर्बेंस हमारे साउंड की एयर में जाती है तो वो पार्टिकल पहले वाइब्रेट करेगा, फिर वाइब्रेट अगले करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा। जो अपनी वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल को दे रहा है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की आ जाएगा। तो ऐसे ही वाइब्रेशन ट्रैवल करेंगी, हमारे कानों के पर्दे तक पहुंच के वो बंद हो जाती है। इस तरीके से साउंड प्रोपागेट करता है। कैन साउंड मेक ए लाइट स्पॉट डांस? क्या साउंड से लाइट स्पॉट डांस किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको मिरर का पीस चाहिए, स्ट्रेच बलून चाहिए और फूड केन है। तो इसमें आपने क्या किया, आवाज़ की है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज मेड टू फॉल ऑन मिरर, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ फॉलिंग द वॉल। तो यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये लाइट को भी थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा कर देगा। इस तरह से जो लाइट है वो पर्दे के ऊपर साउंड के हिसाब से जाएगी। सो द वेव is a disturbance that move through a medium. When the particles of the medium set neighboring particle into motion, they in turn produce a similar motion in other. So the particle of medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. So disturbance आगे जाती है, पार्टिकल अपनी पोजीशन के ऊपर रहते हैं, एक की डिस्टर्बेंस दूसरे को जाएगी, ठीक है। What in this way happen during the propagation? And the sound can be visualized as wave. Sound एक वेव की तरह चलता है। Sound wave are characterized by motion of particle in medium and are called mechanical waves. पार्टिकल मीडियम से जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ट्यूनिंग फॉक की वेव जा रही है, ठीक है। इसमें जो साउंड है ये एयर है ट्यूनिंग फॉक के, यहाँ इसकी जो वाइब्रेशंस जा रही हैं, और जब वाइब्रेशन ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं वो कंप्रेस हो गए, इसको कहेंगे कंप्रेशन। जिसमें प्रेशर हाई होगा इसको कंप्रेशन कहेंगे, और रियर फ्रैक्शन में प्रेशर कम होगा। तो ऐसे सी आर में वेव जाती है, यानी कंप्रेशर रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशर रियर फ्रैक्शन। तो इन दिस वे जो वाइब्रेशन जो प्रोपागेशन ऑफ साउंड है वो जाती है, और ये आप विजुलाइज भी कर सकते हो एज द प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी वाइब्रेशन और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। डेंसिटी और प्रेशर की वेरिएशन के हिसाब से साउंड जाता है। साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। साउंड जो है मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने साउंड प्रूफ कमरे सुने होंगे, ठीक है ना। जो आप स्पेस में वैक्यूम में अगर आप आवाज़ मारोगे आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, इसलिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इस एक्टिविटी के लिए आपने क्या किया, एक वेल जार का एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसका जो एयर है वो आपने वैक्यूम पंप से सारी बाहर निकाल दिया है इस बीकर की, ठीक है। तो यहाँ से आपने वेल कनेक्ट की है, इलेक्ट्रिकल वेल है ये। तो अगर आप वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल वेल बजाओगे कोई आपको सुनाई नहीं देगी, और इससे हमें पता चलता है कि साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसके लिए आपने एक स्प्रिंग लेना है। स्प्रिंग को जब आप छोड़ते हो तो इस तरीके से जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग के जो सर्कल्स पास हैं वो कंप्रेशन है, जहाँ थोड़ा गैप है वो रियर फ्रैक्शन है, इस तरीके से जाता है। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब जो साउंड वेव है इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कुछ फीचर्स हैं जो साउंड वेव के। पहले इसकी फ्रिक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड एंड इसकी स्पीड है। तो आपको मैंने बता दिया कंप्रेशन जो इसमें बनते हैं और रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में पार्टिकल्स जो हैं ओवर क्राउडेड रहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। आगे आपको दिखाई देगा 12.8 सी में, द पीक रिप्रेजेंट द रीजन विद द मैक्सिमम कंप्रेशन। थस द कंप्रेशन को हम क्या देते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है। और जो रियर फ्रैक्शन होते हैं उसमें आपका जो प्रेशर है कम होता है, ठीक है जी। एंड
जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। इसमें आप कैसे समझोगे इसको, ये साउंड है, स्पीकर का आ रहा है तो यहाँ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, रियर फ्रैक्शन कंप्रेसर है, डेंसिटी पार्टिकल की कम ज़्यादा हो रही है। तो इस बॉम में आप देख सकते हैं प्रेशर की वेरिएशन। तो इसको आप कैसे करोगे, ये वेव इस फॉर्म में आ रही है, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये जो है इसको क्रेस्ट मानोगे, यानी जो आपका कह सकते हैं ये एक कंप्रेशन है इसको क्रेस्ट मानोगे, जो रियर फ्रैक्शन है उसको ट्रफ मानोगे। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और कितना ऊंचा क्रेस्ट बन रहा है या ट्रफ कितना डीप बन रहा है इसको उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेव्स आती हैं। तो इसको हर्ट्ज जो था उसने देखा था, जर्मनी का था, और कन्फर्म्ड किया था मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एंड टेलीविज़न, इनकी डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी थी। और जो वेवलेंथ था उसको लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है जी। आगे आपको आ जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी होती है तो उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट आएंगे हर्ट्ज़। इसको आपने टाइम का रेसिप्रोकल करना है, 1/टाइम कर देना है। उसके बाद एक पिच भी करैक्टरिस्टिक्स आता है वेव का। हमारा ब्रेन कैसे फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है उसको हम इसकी पिच कहते हैं, ठीक है। पिच या पिच, फास्टर द वाइब्रेशन द हायर इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड हायर द पिच। कितनी तीखी आवाज़ है जितनी उसकी वाइब्रेशन होगी। सो द हाई पिच साउंड जो है कॉरस्पॉन्ड द मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। एक पॉइंट में एक टाइम में वहाँ से कितने कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन जा रहे हैं। जैसे ये लो पिच है इसमें कम बन रहे हैं, ये हाई पिच है इसमें ज़्यादा कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन बन रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट साउंड एंड लाउडर साउंड की। सॉफ्ट साउंड का जो क्रेस्ट और ट्रफ है उसका हिसाब है, जो क्रेस्ट है उसका थोड़ा कम ऊंचा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। जो लाउडर साउंड है उसका एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट डीप होगी, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपका क्वालिटी होती है साउंड की, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज द करेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अनदर साउंड, सेम पिच एंड लाउडनेस, ठीक है ना। हाई पिच कितनी है, लाउडनेस कितनी है, सॉफ्ट साउंड कितना है, ये हम उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से डिटरमिन करते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन ईजिली रिमेंबर फ्रॉम डैट। आगे बात करते हैं इसके द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कितना पर सेकेंड एरिया में जा रही है उतना इसको इंटेंसिटी कहते हैं, और इसको लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों मान लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम में स्पीड साउंड की अलग अलग है। ये आप देख सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस में। कुछ मेटल्स हैं एल्युमिनियम, निकल, कितना वो करता है पर सेकंड में, लिक्विड और गैसेस में कैसे करता है। तो साउंड में जो सबसे ज़्यादा माना जाता है सॉलिड अच्छा मीडियम है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम होता है। साउंड को हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे बेल लगा दी है, ठीक है। यहाँ दो पाइप रखी हैं, एक दूसरे को कट करके लगा दी है। यहाँ पे बेल मारोगे तो ये साउंड की वाइब्रेशन जहाँ टकरा के आपको यहाँ सुनाई देगी। ये आप एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है इको की। इको क्या होता है? इको एक साउंड है, जैसे आप क्लैप करते हो सूटेबल रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे टाल बिल्डिंग और माउंटेन, आपका साउंड आपको वापस सुनाई देता है। जैसे कुएं में आवाज़ मारोगे आपको वापस सुनाई देगा। सो द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन 0.1 सेकेंड के लिए रहती है। हेयर ए डिस्टिंक्ट इको टाइम इंटरवल बिटवीन द रीजनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन शुड बी 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड का गैप जब रहता है तो इको प्रोड्यूस होती है। सो इफ़ वी हैव टेक द स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड है हवा में, टेम्परेचर 22 डिग्री में,
तो साउंड मस्ट गो ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक, आपके पॉइंट 1 के गैप से आपके कानों के पास द्वारे मुड़ के आना चाहिए। हैज़ द टोटल डिस्टेंस जो साउंड की कवर्ड होगी यहाँ पे जनरेशन एंड रिफ्लेक्टेड बैक के लिए आपकी पॉइंट 1 से डिवाइड कर देंगे 34.4 आएगी मीटर। सो द हेयरिंग जो डिस्टेंट इको जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी 17.2 मीटर दूर होना चाहिए सर कोई भी सरफेस। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर, हवा और टेम्परेचर से भी चेंज होती है। सो जो आपकी इको है स्टूडेंट्स उसके लिए आपको जो अच्छी डिस्टेंस है 17.2 मीटर है। ये हार्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर बार बार साउंड बैक आ रहा है पीछे जा रहा है तो उससे इको बार बार आएगी। उसके बाद आता है रिवर्वेशन। रिवर्वेशन क्या है? साउंड जो क्रिएट होता है एक बिग हॉल में परसिस्ट रहता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, जो आपका हॉल है उसमें दीवारें हैं उसमें साइड में साउंड टकरा के वापस आता रहेगा और लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा, रिड्यूस होके फिर सुनना बंद हो जाता है। सो जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है उससे परसिस्ट रहता है साउंड, इसको रिवर्वेशन भी कह देते हैं। ये ज़्यादातर ऑडिटोरियम में सुना जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड के क्या फ़ायदे हैं? मेगाफोन और लाउड हेलियर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्प हैं, शहनाइज़ हैं, ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो पार्टिकल्स जो हवा के हैं उसको डायरेक्शन में सेंड करें विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जाता है तो इस वजह से साउंड आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मेगाफोन है, ठीक है, ये आपका हॉर्न है। सो इन दिस इंस्ट्रूमेंट द ट्यूब फॉरवर्ड बाय ए कॉनिकल ओपनिंग, इसकी ओपनिंग आगे से तीखी होती है पीछे से थोड़ा नैरो होता है। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके बॉडी की हार्ट और लंग्स की वाइब्रेशन सुनता है, तो यहाँ भी साउंड जो है सीधा आपके कानों तक पहुँचता है। उसके बाद आपका जनरली द सीलिंग ऑफ द कंक्रीट वॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल आर कर्व्ड सो डैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टर रीचेस आर कॉर्नर, उसको कर्व्ड बनाया जाता है तो इस वजह से जो साउंड है सारी डायरेक्शन में फैल जाता है। सो ये यहाँ एडवांटेज लिया जाता है ऑडिटोरियम में। साउंड बोर्ड यूज़ इन ए बिग हॉल, एक बोर्ड का यूज़ करते हैं, ये सोर्स ऑफ साउंड है, वहाँ से साउंड टकरा के फिर वापस आएगा और एक अच्छा एक माहौल बनता है थिएटर में। उसके बाद आता है रेंज ऑफ द हेयरिंग, आपके सुनने की कानों की जो कैपेसिटी है उसको रेंज कहते हैं। आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक साउंड जो सुन सकते हैं, ठीक है जी। कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग है वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे बूढ़े होते हैं लोग उनके कानों की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। साउंड फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज जो है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं या इंफ्रासाउंड कहते हैं। इफ़ वी कुड हियर द इंफ्रासाउंड, अगर हम इसको सुनेंगे, वी वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ द वी, हनी के विंग्स की आवाज़ भी सुन लेंगे पेंडुलम की। जो रिनोसिरस हैं कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग अ इंफ्रासाउंड, वो 5 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस करते हैं राइनोसरस। व्हेल एंड एलिफेंट प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासाउंड। तो इट इज़ ऑब्जर्व डैट द सम एनिमल गेट डिस्टर्ब्ड बिफोर अर्थक्वेक, कई एनिमल भूचाल आने से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन आती है इसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। तो मेन शॉक वेव होती हैं वो एनिमल अलर्ट हो जाते हैं। 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं और अल्ट्रासाउंड कहते हैं इससे ज़्यादा। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल सच एज द डॉल्फिन, बैट एंड पोर्कोपाइन, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो हर एक एनिमल की अपनी अपनी कैपेसिटी है साउंड प्रोड्यूस करने की और साउंड को सुनने की। अब आपकी अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वाइब्रेशन उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया जी। अल्ट्रासोनिक होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, उसको अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड कहेंगे। तो इसको हम क्या यूज़ करते हैं, ये आपको क्लीन पार्ट लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस जैसे स्पाइरल ट्यूब
odd shaped part, electronic component, object to be cleaned are placed in the cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of the dust, grease or dust detached and drop out. ये सफाई के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ पर बंदे की पहुँच नहीं होती वहाँ इसको यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड का क्रैक और फ्लॉज मेटल ब्लॉक में देखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपके बिल्डिंग हैं, ब्रिजेस हैं, उसमें क्रैक को जजमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है भी कहाँ से फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही, ठीक है। जितनी आप इंसिडेंट करते हो उतनी वापस आनी चाहिए। अगर कोई क्रैक या ऑब्स्टेकल होगा फ्रिक्वेंसी कम आएगी। अल्ट्रासाउंड जो है वो मेड रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट फॉर्म द इमेज। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की करते हैं। अल्ट्रा स्कैनर जो है यूज़ करते हैं गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपके लीवर का, हार्ट का, किडनी का। तो अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, स्कैन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी इम्प्लॉयड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी। किडनी में जो लेथोस्कोपी लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड से करते हैं। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार एक डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। ये डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की जज कर लेता है। सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है, ठीक है। बोट और शिप के साथ यहाँ इंस्टॉल किया होता है। जो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करता है वेव्स एंड दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू द वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट द शिप्ड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय डिटेक्टर। डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है अल्ट्रासाउंड वेव को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और आपको पूरा यहाँ पता चल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोट है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा है, ये ट्रांसमीटर है। तो यहाँ सी वेड है, नीचे कुछ भी आ रहा है ये इसको इसके वाइब्रेशन के हिसाब से जज कर लेगा, ठीक है। आगे ये बैट्स देख सकते हैं। बैट्स का भी आपको पता है कि फ्लाई करके अपने ब्रेन से वाइब्रेशन भेजते हैं अल्ट्रासोनिक, और वो आपका जो शिकार है बैट्स का उससे टकरा के वापस आती हैं। तो इनको अंधेरे में देखने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प होती है। तो ह्यूमन के जो ईयर है वो कैसे सुनते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन जाती हैं। टेम्पनम होता है मिडल ईयर में, और ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, वो वाइब्रेशन इंटरनल ईयर से फैलती हैं। तो आपका ब्रेन जो है उसको जज करता है, ठीक है। बाहर लेयर को पिन्ना कहते हैं, जो साउंड को कलेक्ट करेगा। तो ऑडिटरी कनाल के थ्रू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे में जाता है, और व्हेन द कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीचेस द एयर ड्रम प्रेशर आउटसाइड द मेम्ब्रेन इंक्रीज एंड फोर्स एयर ड्रम इनवर्ड। उससे 3 ईयर ऑसिकल होती हैं, इनकस, स्टेपेमेलस, वो वाइब्रेट करती हैं और आगे साउंड ट्रैवल होता है। इनर ईयर में आपका प्रेशर जो है चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बनता है उसका एयर प्रेशर का बाय द कॉकलिया। कॉकलिया एक डक्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन को ऑडिटरी नर्व से सेंड किए जाते हैं, और ब्रेन आपका साउंड इंटरप्रेट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में है इसकी समरी जो आपने अभी तक सीखा है। आई होप माई दिस वीडियो डिस्कशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आपको जो साउंड नाम का चैप्टर है आपका पूरी तरह से समझने में, इंटरप्रेट करने में पूरा हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी इवन एक सिंगल वर्ड में कन्फ्यूज़न है, यू कैन पुट कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर करिए। जैसे मैंने 7th क्लास के सारे टॉपिक करवाए हैं, अभी मेरा टारगेट है कि 9th क्लास की पूरी साइंस की बुक आपको करवाऊँ। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट और डेडिकेशन चाहिए। लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने क्लास का रोल नंबर, अपना नाम लिख के, स्कूल का नाम लिख के कमेंट करिए, ताकि और अच्छे वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।